वेलकम टू स्टडी पीक्यू। आज हम बात करेंगे सोवियत अफ़गान वार की कि सोवियत अफ़गान वार थी क्या। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये वार क्या थी। ठीक है, इसके बाद हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे जिसमें हम कुछ इसके काजेज़ देखेंगे, कंटेक्स्ट देखेंगे कि किस किस्म के सिनेरियो में, किस किस्म के इन्वायरमेंट में ये वार शुरू हुई थी। इसके बाद अफ़गानिस्तान का रशिया के साथ रिलेशन देखेंगे कि उस दौर में या उससे पहले अफ़गानिस्तान और रशिया का आपस में कैसा ताल्लुक था। इसके बाद डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस देखेंगे कि जब रशियन फोर्सेस अफ़गानिस्तान में आई, ठीक है, उस वक्त किस किस्म के हालात थे। इसके बाद हम इसका इंटरनेशनल रिएक्शन देखेंगे कि जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में आ गया, ठीक है, अपनी फोर्सेस लेके, तो उस वक्त इंटरनेशनल रिएक्शन क्या था उस पर। ठीक है, क्योंकि सोवियत यूनियन इसको इंटरवेंशन बोलता था और वेस्ट जो था, ख़ास तौर पर जो अमेरिका था, वो उसे इन्वेजन बोलता था। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे एटू मुजाहिदीन के वो रिबेल्स या वो मुजाहिदीन जो इस वार में लड़ रहे थे। ठीक है, उनका क्या बना। ठीक है, वो क्या थे। और सीआई ने इन मुजाहिदीन को जो सपोर्ट किया था वो पाकिस्तानी आईएसआई के ज़रिए किया था। ठीक है, तो इस प्रोसेस को सीआईए ने जो पाकिस्तानी आईएसआई के थ्रू मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, इसको बोलते हैं ऑपरेशन साइक्लोन। ठीक है, इसको हम देखेंगे। इसके बाद जब ये वार ख़त्म हुई, ठीक है, तो उसके बाद सोवियत यूनियन ने जो एग्ज़िट किया, विदड्रॉल किया जिनेवा अकॉर्ड के ज़रिए, उसको हम देखेंगे। और हम कैजुअलिटीज़ देखेंगे कि इस वार में कितने लोग मारे गए। इसके बाद मेजर रीज़न फॉर विदड्रॉल कि सोवियत यूनियन ने क्यों विदड्रॉल किया, क्यों वो वहाँ से निकला। और सबसे लास्ट में हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कि इस वार के क्या नताज निकले, क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल पैटर्न है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सोवियत अफ़गान वार थी क्या। ठीक है, तो यह बेसिकली 9 ईयर वार थी। ये 9 साल तक चलती रही थी, जिस तरह ये मैंने लिखा है कि 1979 टू 1989। ठीक है, तो ये 9 साल तक एक ऐसी वार थी जो 9 साल तक चली। इसके बाद ये वार रिबेल्स या जिन्हें मुजाहिदीन बोला जाता है, जो बगावत जिन्होंने की थी अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, क्योंकि इनिशली ये वार गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ शुरू हुई थी कि जो अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट थी उनके ख़िलाफ़ जो रिबेल्स थे, लोकल रिबेल्स जो थे, वो उठ खड़े हुए। और बाद में जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया या इंटरवेन किया, तो उसके बाद पूरी दुनिया के जो इस्लामी ममालिक थे, वहाँ से मुजाहिदीन इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो इन्होंने गुरिल्ला वार बेसिकली सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ी थी। ये कोई डायरेक्ट वार नहीं थी कि सोवियत यूनियन की फोर्सेस अफ़गानिस्तान में आईं और उसके बाद जो मुजाहिदीन थे या जो रिबेल थे वो डायरेक्टली एक दूसरे से लड़ने लगे। ठीक है, तो मुजाहिदीन या रिबेल्स बेसिकली गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज़ करते थे। ये स्मॉल ग्रुप्स की शक्ल में आते, ठीक है, अटैक करते और फिर दोबारा वापस भाग जाते। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं थी। इसके साथ साथ ये अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनिशियली ये वार अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ शुरू हुई थी। ठीक है, ये जो बगावत थी, ये जो रिबेल थे। ठीक है, उसके बाद अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने खुद सोवियत यूनियन से रिक्वेस्ट किया कि वो अफ़गानिस्तान में आके मिलिट्री एक्शन ले। ठीक है, तो इस तरह ये वार आगे बढ़ी थी। इसके बाद अमेरिका ने बहुत ज़्यादा पैसा दिया था, बहुत ज़्यादा एड दी थी CIA के ज़रिए। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि CIA ने, जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है अमेरिका की, उसने पाकिस्तानी ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के ज़रिए मुजाहिदीन को असिस्टेंस दी, वेपन्स दी, ट्रेनिंग दी। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को, इस सारे ऑपरेशन को बोला जाता है ऑपरेशन। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने बहुत ज़्यादा पैसा दिया और यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरेबिया ने जो पैसा लगाया वो सारा का सारा पाकिस्तान पर लगाया, क्योंकि जितने भी मुजाहिदीन थे, जितने भी रिबेल्स थे, उन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती थी, पाकिस्तान में असला फराम किया जाता और पाकिस्तान में उन्हें ट्रेन करके अफ़गानिस्तान भेजा जाता। इसके अलावा यूके ने भी कुछ इकोनॉमिक असिस्टेंस दी। इसके अलावा चाइना में भी मुजाहिदीन ट्रेन किए जाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके अलावा सोवियत अफ़गान वार बेसिकली इनर पॉलिटिक्स ऑफ अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो ये इसका भी प्रोडक्ट है। इसका मतलब मैं आपको या ये अगली स्लाइड में बताऊंगा इस वाले पोर्शन में। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि अफ़गानिस्तान की जो इनर पॉलिटिक्स थी वो बहुत ज़्यादा इंतशार का शिकार थी। ठीक है, कोई गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं है। ठीक है, ओपोजिशन पर बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस की जाती थी, जो भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलता उसे मार दिया जाता, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बगावत उठ खड़ी हुई। इसके अलावा सोवियत यूनियन ने जब इसमें इंटरवेन किया तो सोवियत यूनियन इसको बोलती है लेजिटिमेट सपोर्टिंग इंटरवेंशन। ठीक है, और अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट इसे इन्वेजन बोलता है। ठीक है, इसमें ब्रेजनहेम डॉक्ट्रिन भी आता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बेसिकली असूली तौर पर ख़ुद अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने सोवियत यूनियन को इनवाइट किया कि वो अफ़गानिस्तान में आए और मिलिट्री एक्शन लें। ठीक है, और असूली तौर पर तो ये लेजिटिमेट सपोर्टिंग इंटरवेंशन ही बनती है, लेकिन वेस्ट में चूँकि कोल्ड वॉर चल रही थी उस दौर में, ठीक है, तो अमेरिका इसको इन्वेजन बोल रहा था। ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन बेसिकली ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के अपोजिट है। जिस तरह पहले पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट होती थी
कि जितना भी कम्युनिज़म का थ्रेट है ट्रूमैन डॉक्टोरियन के मुताबिक उसको रोकना था, उसको कंटेन करना था। तो इसी तरह और इसके अलावा पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी कम्युनिज़म फैलता तो उसको रोकने के लिए अमेरिका हर स्टेप उठा सकता था, कंट्रीज़ की मदद कर सकता था। तो इसी तरह ब्रेज़नेव एक डॉक्टोरियन था कि जिसके मुताबिक पूरी दुनिया में कहीं भी अगर सोशलिज़म को ख़तरा है, सोशलिस्ट स्टेट को ख़तरा है, ठीक है, तो रशिया उसे सपोर्ट करेगा, उसको डिफेंड करेगा। तो इसी असूल के तहत, इसी डॉक्ट्राइन के तहत रशिया ने अफ़गानिस्तान में इंटरवेन किया, क्योंकि रशिया को इस बात का ख़तरा था कि अफ़गानिस्तान में जो कम्युनिस्ट स्टेट है, जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है या सोशलिस्ट जो सिस्टम है वो उसको ख़तरा है, लिहाजा उन्होंने इसमें इंटरवेन किया अफ़गानिस्तान की रिक्वेस्ट पर। इसके अलावा जब सोवियत यूनियन ने इसमें इंटरवेन कर दिया तो 1980 में 34 कंट्रीज़ जो इस्लामिक कंट्रीज़ थे उन्होंने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इसको कंडेम किया और इमीडिएटली यूएसएसआर से इस बात का तकाजा किया कि वो अपनी सारी की सारी फ़ौज निकाल ले। इसके अलावा यूएनओ में एक रेजोल्यूशन पास की गई थी, ठीक है, जिसको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली थी, लेकिन वो पास ना हो सकी क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया था और उसके पास वीटो पावर थी। तो सिक्योरिटी काउंसिल में कोई फ़ायदा नहीं था, लिहाजा जनरल असम्बली में ये पास हुई थी जिसमें इसे मेजोरिटी मिली थी, ठीक है। इसके बाद जब रशिया अफ़गानिस्तान में आया था तो वो ये सोच कर आया था कि वो तकरीबन 1 साल में या आधे साल के अंदर वो चला जाएगा, लेकिन जब वो अफ़गानिस्तान में आया, यहाँ पर वो मुजाहिदीन से लड़ा, रिबल्स से लड़ा, तो उसे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिली, बहुत ज़्यादा उसे फ़ाइट करना पड़ी, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस बढ़ती रही हत्ता कि जो करंट रिबल्स थे उनकी तादाद में इजाफा होता गया, ठीक है, रिबल्स बढ़ते गए, बगावत बढ़ती गई, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जंग बड़ी होती गई, ठीक है, क्योंकि अपोजिशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई क्योंकि अमेरिका उसे बैक कर रहा था। इसके अलावा ख़ुद रिबल्स बढ़ते गए क्योंकि सोवियत के ख़िलाफ़ जो अफ़गानिस्तान पॉपुलेशन थी वो अच्छा नहीं सोचती थी, ठीक है। एक चीज़ इसमें यह आती है। इसके अलावा इस जंग को सोवियत यूनियंस वियतनाम वार भी बोला जाता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अमेरिका ने वियतनाम में जो वार लड़ी थी, ठीक है, तो अमेरिका इसको सोवियत यूनियन की वियतनाम वार बोलता था क्योंकि इसमें गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज़ की जाती थी। डायरेक्ट वार तो होती नहीं थी, अगर डायरेक्ट होती तो रशिया कब का मतलब रिबल्स को हरा देता, ठीक है, उन पर फतह हासिल कर लेता, लेकिन गुरिल्ला टैक्टिक्स की वजह से ये इस जंग को जीत ना सके, जिसकी वजह से इसे सोवियत यूनियन वियतनाम वार भी बोला जाता है। तो ये इसका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। इसके बाद हम अब इसको डिटेल से देखते हैं। इसके बाद आता है बैकग्राउंड या रीजंस, ठीक है। तो जितने भी मैंने इसमें स्लाइड्स बनाई हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली स्लाइड है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें बेसिकली मैं आपको रीजंस बताने वाला हूँ कि रीजंस क्या थी जिसकी वजह से सोवियत अफ़गान वार हुई, ठीक है, जिसकी वजह से सोवियत ने इन्वेड किया या इंटरवेन किया अफ़गानिस्तान में, ठीक है। तो इसको अब हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है सौर रेवोल्यूशन, ठीक है। सौर रेवोल्यूशन क्या थी कि अफ़गानिस्तान में बेसिकली 1933 से लेकर 1973 तक, ठीक है, 1973 तक मोनार्की थी। किंग जाहिर शाह अफ़गानिस्तान के मोनार्क थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जाहिर शाह का जो कज़न था दाऊद ख़ान, ठीक है, इसने 1973 में मोनार्की को ओवरथ्रो कर दिया, ठीक है, और ख़ुद प्रेसिडेंट बन गया। इसके अलावा इसने रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान की बुनियाद रखी और अफ़गानिस्तान का पहला प्रेसिडेंट भी ये बना, ठीक है, दाऊद ख़ान। तो इसने किंग जाहिर शाह से पावर ली और ख़ुद मोनार्क बन गया। इसकी जो पॉलिसीज़ थी वो बड़ी सेकुलर थी, ठीक है, और इसके अलावा इसकी जो रिफॉर्म्स थी, ख़ासतौर पर जो लैंड रिफॉर्म्स थी वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर थी और इसकी पॉलिसीज़ चूँकि सेकुलर थी। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में आप जानते हैं कि रिलीजियस ट्रेंड ज़्यादा, ट्रेडिशनलिज़म ज़्यादा पाया जाता है, लोग चेंज की तरफ ज़्यादा रुझान नहीं रखते, लिहाजा जो इसकी पॉलिसीज़ थी वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर थी। इसके ख़िलाफ़ रिवोल्ट जो था, इसके खिलाफ जो रिबेल थे वो सबसे पहले उठना शुरू हुए। अब क्या था कि अफ़गानिस्तान में जब भी कोई भी गवर्नमेंट होती है, ये सिर्फ दाऊद ख़ान की बात नहीं है कि जितनी भी गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में बनी है वो हमेशा अपनी अपोजिशन के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा ऑपरेशन या रिप्रेशन का इस्तेमाल करती हैं। लिहाजा दाऊद ख़ान के ख़िलाफ़ जब ऑपरेशन शुरू हुई, ठीक है, तो अपोजिशन शुरू हुई तो इसने बहुत ज़्यादा रिप्रेशन का यूज़ किया, ठीक है, ख़ास तौर पर PDPA लीडर्स पर। PDPA क्या है? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान। ये अफ़गानिस्तान की एक मेन पार्टी थी, ठीक है। तो इसके जितने भी लीडर्स दाऊद ख़ान के ख़िलाफ़ होते, उसकी अपोजिशन करते, तो उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता, उन्हें मार दिया जाता। इसके अलावा PDPA का एक ख़ास मेंबर था जिसका नाम था मीर अकबर खैबर, ठीक है। इसको जब मारा गया, इसको भी मार दिया गया। तो इसको मारने के बाद से बाकायदा तौर पर अफ़गानिस्तान में एक बगावत शुरू हुई, एक रिबेल शुरू हुई, ठीक है, दाऊद ख़ान के ख़िलाफ़। इसके बाद क्या हुआ कि अप्रैल 1978 में अफ़गानिस्तान की जो आर्मी थी उसने PDPA के साथ मिलकर, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर दाऊद ख़ान को ओवरथ्रो कर दिया, दाऊद ख़ान को किल कर दिया और इसके साथ इसके फैमिली को भी किल कर दिया। जब आर्मी ने और PDPA ने मिलकर दाऊद ख़ान को और उसकी फैमिली को कत्ल कर दिया तो उसके बाद ये जो मैंने लिखा है मोहम्मद तारकी, ये प्रेसिडेंट बने अफ़गानिस्तान के। ये कैसे बने मैं आपको बताता हूँ। तो ये थी बेसिकली एक सौर रेवोल्यूशन, ठीक है, कि जिसमें आता है कि सबसे पहले तो मोनार्की ख़त्म हुई, उसके बाद दाऊद ख़ान प्रेसिडेंट बने
वो कुछ रिफॉर्म्स लेके आए जो सेकुलर थी, लैंड रिफॉर्म्स थी जो अफ़गानिस्तान में एक्सेप्ट नहीं हुई, और उसके बाद PDPA ने मिलकर इन्हें कत्ल कर दिया या मार दिया। तो ये बेसिकली एक काज था कि सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में इंटरवेन करे। अब यहाँ से इंतशार का सिलसिला शुरू हो जाता है अफ़गानिस्तान पॉलिटिक्स में, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आता है मर्डर ऑफ़ US एम्बेसडर, कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका के जो एम्बेसडर थे उसे एक अननोन मिलिटेंट ग्रुप ने अफ़गानिस्तान में कत्ल कर दिया था, ठीक है। पहले उसे अगवा किया और उसके बाद उसे मार दिया, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका रशिया पर भी ये इल्ज़ाम लगाता है कि रशिया की हदायत के मुताबिक उसको मारा गया था। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा क्योंकि इससे लेंथी हो जाएगा। इसके बाद आता है फैक्शन इनसाइड PDPA। अब जिस PDPA ने अलाइंस करके इत्तेहाद करके इसको दाऊद खान को मरवाया था, ठीक है। अब उसके अंदर मज़ीद 2 फैक्शन थी, एक था खलक, दूसरा था परचम, ठीक है। खलक में नूर मोहम्मद तारकी एंड हाफिजुल अमीन था, और परचम में मुबारक कमाल एंड मोहम्मद नजीबुल्लाह था, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए कि जब दाऊद खान को कत्ल किया गया, ठीक है, PDPA ने मिल कर कत्ल किया, तो उसके बाद प्रेसिडेंट बने नूर मोहम्मद तारकी, ठीक है। जब ये प्रेसिडेंट बने तो इसके बाद हाफिज़ुल्लाह अमीन ने टर्की को कत्ल किया और ख़ुद प्रेसिडेंट बन गए, और जब हाफिज़ुल्लाह अमीन प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद जब रशिया ने इंटरवेन किया तो उसके बाद रशिया ने हाफिज़ुल्लाह अमीन को कत्ल कर दिया, और फिर प्रेसिडेंट बने मुबारक कमाल, और फिर मुबारक कमाल के बाद नजीबुल्लाह भी प्रेसिडेंट बने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक इंतशार का सिलसिला, एक क्वाटिक सिचुएशन चल रही है कि जिसमें हर आने वाला लीडर पहले वाले को कत्ल करता है, फिर दूसरा आता है वो पहले वाले को कत्ल करता है और ख़ुद बन जाता है। तो ये एक बड़ी ख़राब सिचुएशन चल रही थी अफ़गानिस्तान में। इसके बाद ये मैंने स्टैटिक्स लिखी हैं कि ये जो इसकी इनर कन्फ्लिक्ट था PDPA का, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान का, तो इन्होंने अपने अंदर ही 10,000 से 27,000 लोग जो थे वो एग्जीक्यूट कर दिए थे, ठीक है। बेसिकली जो भी गवर्नमेंट था, जब दाऊद खान गवर्नमेंट में था तो उसकी जो भी अपोजिशन करता ये उसे कत्ल करता, तारकी जब था तो ये कत्ल करता अपनी अपोजिशन को, और सबसे ज़्यादा ब्रूटलिटी और प्रेशर हाफिज़ुल्लाह अमीन ने की कि जो भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलता उसे मार दिया जाता। तो तकरीबन 27,000 लोग तो इन्होंने आपस में ही जो कन्फ्लिक्ट था उसमें इसे मार दिए, ठीक है। इसके बाद PDPA जब हुकूमत में आई, जब मोहम्मद तारकी हुकूमत में आए तो इसने भी सेकुलर किस्म की कुछ रिफॉर्म्स लेके आया, इसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स लेके आया, ठीक है। तो सेकुलर किस्म की रिफॉर्म्स जो थी वो तो बिल्कुल ही नाकाबिल कबूल थी, और जो लैंड रिफॉर्म्स थी ये लैंडलॉर्ड्स ने सिर्फ एक्सेप्ट ना की, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान का रशिया के साथ एक क्लोज अलायंस था, मार्क्सिस्ट स्टेट थी, ठीक है, कम्युनिज़म ये लाना चाहते थे। तो इसमें लैंड रिफॉर्म तो सबसे पहली चीज़ है कि जिसमें लैंड डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो जो लैंड लॉर्ड होते थे उन्हें बहुत ज़्यादा इससे मसला होता था, ठीक है, लिहाजा उन्होंने पहले बगावत की। इसके अलावा तारकी ने बहुत सारे जो रिलीजियस लीडर्स थे, जो ट्रेडिशनल रिलीजियस लीडर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूट किया, ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा मारा, कत्ल कर दिया। इसके अलावा जो भी इसकी अपोजिशन करता उसे मार देता। तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान में बाकायदा तौर पर जो एक बड़ी रिबिलियन शुरू हुई थी, बड़ी बगावत शुरू हुई थी, वो तारकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ शुरू हुई थी, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें यह आती है। इसके बाद 1979 में तारकी वाज डिपोज्ड बाय हाफिज़ुल्लाह अमीन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ख़ुद ये एक ही फैक्शन का हिस्सा थे, खलक का, ठीक है। PDPA की 2 थी, खलक थी, परचम थी। परचम में तारकी और हाफिज़ुल्लाह अमीन थे। तो तारकी को उसी पार्टी के मेंबर, उसी के अपनी फैक्शन के मेंबर हाफिज़ुल्लाह अमीन ने कत्ल करवाया, ठीक है, और उसके बाद वो खुद प्रेसिडेंट बन गया, और फिर उसने बहुत ज़्यादा ब्रूटलिटीज़ की। इसके बाद जब दिसंबर 1979 में, ठीक है, उसने सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया या इंटरवेन किया अफ़गानिस्तान में, तो उसने सबसे पहला काम जो आती किया वो हाफिज़ुल्लाह अमीन को कत्ल कर दिया, और उसके बाद उसने दोबारा प्रेसिडेंट बनाया मुबारक कमाल को, ठीक है। तो आप अब देख सकते हैं कि ये वो रीज़न्स हैं, ये वो बैकग्राउंड है कि जिसमें बाकायदा तौर पर सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में इन्वेड किया, जो बाकायदा तौर पर मुजाहिदीन में, रिबेल्स में और सोवियत यूनियन में जो वार थी वो बाकायदा तौर पर शुरू हुई। उन सब की मेन वजह ये पाई जाती है। इसे आप इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अफ़गानिस्तान भी कह जाते हैं, अफ़गानिस्तान पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, कि जिसमें बहुत ज़्यादा इंतशार था, ठीक है। कोई गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं है। गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसीज़ अपनाती है, कोई काम करती है, तो वो अनपॉपुलर होता है, हुकूमत या लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये सारी कुछ काजेज़ थी, कुछ रीज़न्स थे। अब हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के सोवियत यूनियन के साथ रिलेशन कैसे थे, ठीक है। तो रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, ठीक है, 1979 से पहले, क्योंकि रशिया ने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक मिलिट्री असिस्टेंस दी थी अफ़गानिस्तान को, ठीक है। तो इसमें 1947 से लेके लार्ज इकोनॉमिक मिलिट्री ट्रेनिंग, ठीक है, इसके अलावा एक्सपर्ट्स,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अफ़गानिस्तान ने सोवियत यूनियन से हासिल की थी। इसके अलावा 1970 से ऑनवर्ड 1979 तक के जब फार्मली सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया, अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की सोवियत यूनियन से, जिसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म की मिलिट्री, मुख्तलिफ़ किस्म का असला, वेपन्स, इसके अलावा एक्सपर्ट्स सोवियत यूनियन से मंगवाते थे। ठीक है। इसके अलावा एडवाइज़र इसमें होते थे, स्पेशलिस्ट इसमें होते थे कि वो अफ़गानिस्तान में आते और उसको गाइड करते थे। ठीक है। इसके अलावा वेपन्स और पर्सनल सिक्योरिटी, इसके अलावा गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, इस हवाले से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टें जाती थी अफ़गानिस्तान की तरफ से सोवियत यूनियन को कि वो आएँ और यहाँ पर मिलिट्री एक्शन लें या प्रोटेक्ट करें या अपने स्पेशलिस्ट एडवाइज़र भेजें। तो सोवियत यूनियन बाकायदा तौर पर यह करता रहा, क्योंकि ब्रेज़नेव में डॉक्टोरिन था कि सोशलिज़म को बचाना है। ठीक है। अफ़गानिस्तान में क्योंकि एक सोशलिस्ट स्टेट थी, तो इस हवाले से इसके अलावा अफ़गानिस्तान जो मिलिट्री असिस्टेंस हासिल करता था सोवियत यूनियन से, उसका एक मकसद ये भी था कि टू काउंटर पाकिस्तान, जिसमें दाऊद खान के दौर में पख्तूनिस्तान का शूशा छुड़ा हुआ था। ठीक है। तो पख्तूनिस्तान क्या था, ठीक है, ये आप बेहतर जानते हैं। इसके अलावा आफ्टर सोलर रेवोल्यूशन, जिसकी मैं पहले बात कर चुका हूँ, एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की गई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप में इस बात को लेजिटिमाइज़ किया गया कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट, ठीक है, विच परमिटेड सोवियत डिप्लॉयमेंट इन केस ऑफ अफ़गानिस्तान रिक्वेस्ट, कि जब कभी भी अफ़गानिस्तान रिक्वेस्ट करेगा सोवियत यूनियन से, तो सोवियत यूनियन बाकायदा तौर पर अपनी आर्मी, अपनी फ़ौजें, अपनी फोर्सेस, ट्रूप्स बाकायदा तौर पर वो अफ़गानिस्तान में लेके आ सकती है। ठीक है। तो उसे लीगलाइज़ किया गया, उसे लेजिटिमाइज़ किया गया ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के ज़रिए। ठीक है। तो जब अफ़गानिस्तान ने जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में इन्वेड किया था, तो उसके बाद उसने इसी बात का रेफरेंस दिया था कि हमने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो साइन की थी उसी का पालन किया। ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसमें आती है अफ़गानिस्तान के सोवियत यूनियन के साथ रिलेशन, कि अफ़गानिस्तान हमेशा बहुत सारी मिलिट्री, इकोनॉमिक, ठीक है, ट्रेनिंग, एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट, बहुत ज़्यादा जो एड थी वो रशिया से हासिल की थी। अब आता है डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस, कि जब सोवियत यूनियन ने इंटरवेन या इन्वेड किया अफ़गानिस्तान में, तो उस वक्त क्या चीज़ें थी। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर तो आता है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, के जिसको बुनियाद बनाकर इंटरवेन किया गया। ठीक है। कि खुद अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने उसे इन्वाइट किया। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि सबसे पहले तो 1979 में, दिसंबर 1979 में अफ़गानिस्तान सोवियत यूनियन ने बाकायदा तौर पर अफ़गानिस्तान में इन्वेड किया। ठीक है। लेकिन उससे पहले नवंबर 1979 ने सोवियत मिलिट्री ने नॉर्थर्न अफ़गानिस्तान में कुछ असिस्टेंस दी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रिबेल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। इसके अलावा KGB, ठीक है, इसे बोलते हैं कमेटी फॉर स्टेट सिक्योरिटी, इसके ने रिपोर्ट किया कि अमीन्स की जो लॉयल्टी है वो इन क्वेश्चन है। ठीक है। क्योंकि अमीन, जैसे मैंने हफीज़ुल्लाह अमीन बताया, ये उस वक्त प्रेसिडेंट थे। ठीक है। सबसे पहले तरक्की थे, फिर हफीज़ुल्लाह अमीन बने जब उन्होंने तरक्की को कत्ल किया। तो हफीज़ुल्लाह अमीन के बाद सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया था। तो तरक्की, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा ऑप्रेसर था। इसने अपनी जो अपोजिशन थी बहुत ज़्यादा जुल्म किए। ठीक है। तो इस पर CIA का एजेंट होने का भी इल्ज़ाम लगाया गया। ठीक है। इसके अलावा रशिया इसको ट्रस्ट नहीं कर रहा था इस पर। ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ये आती है। इसके बाद दिसंबर 1979 में तकरीबन 700 ट्रूप्स अफ़गानिस्तान में दाखिल हुए। ठीक है। जिसमें उन्होंने सबसे पहले अमीन को किल किया जो प्रेसिडेंट था। इसके बाद उन्होंने मुबारक कमाल को प्रेसिडेंट बनाया। ठीक है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में जो की पोजीशंस थी वो उन्होंने आती एक्वायर कर ली। ठीक है। की पोजीशन जिनमें कम्युनिकेशन आता है, रोड्स आता है, टाउन्स आते हैं बड़े। ठीक है। काबुल जिसमें आता है, बेसिकली उन्होंने काबुल को ही सीज़ किया था, बाकी जो कंट्री साइड थे वो सीज़ ना हो सके कभी भी। इसके बाद मुबारक कमाल, जैसे मैं बता चुका हूँ, उसको प्रेसिडेंट बनाया। ठीक है। और उसके बाद जब मुबारक प्रेसिडेंट बना तो उसने ऑफिशियली इस बात को अनाउंस किया कि वो सोवियत यूनियन से मिलिट्री असिस्टेंस चाहता है। ठीक है। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के थ्रू। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स, के किस तरह सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में अपनी फोर्सेस लेके आया। ठीक है। खुद अफ़गानिस्तान की रिक्वेस्ट पर और ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के थ्रू। इसके बाद इसमें इंटरनेशनल रिएक्शन आता है कि जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में इन्वेड किया तो इंटरनेशनल रिएक्शन इसका क्या था। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो आती है कि फ़ॉरेन मिनिस्टर जो थे 34 मुस्लिम कंट्रीज़, ठीक है, उन्होंने कंडेम किया एट इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, के इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया। तो जिसमें 34 जो कंट्रीज़ थे उन्होंने बाकायदा तौर पर इसे कंडेम किया और डिमांड किया सोवियत यूनियन से कि वो इमीडिएटली जल्द अज जल्द विदड्रॉल करे अफ़गानिस्तान से। नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक रेजोल्यूशन, ठीक है, तो ये पास हुई थी जिसमें ये कहा गया कि सोवियत यूनियन को इन्वेड नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अफ़गानिस्तान में। तो जिसको 104 कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया कि वाकई सोवियत यूनियन को फ़ौरन विदड्रॉल करना चाहिए, उसमें इन्वेड नहीं करना चाहिए अफ़गानिस्तान में। जबकि 18 कंट्रीज़ ने इसे फेवर किया कि सोवियत यूनियन के अफ़गानिस्तान में जो इन्वेजन है वो बिल्कुल ठीक है, जिसमें इंडिया भी था कि इंडिया ने फेवर किया था सोवियत यूनियन की अफ़गानिस्तान में इन्वेजन को। तो ये एक UN की रेजोल्यूशन थी। उस वक्त UN में टोटल मेंबर स्टेट्स
स्टेट्स थे 152, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 152 में से अगर 104 कंट्रीज़ फेवर करें तो ये एक काफ़ी बड़ी मेजॉरिटी थी, काफ़ी बड़ी अक्सरियत थी जो अफ़गानिस्तान के हक़ में गई, कि जिसमें रशिया को कंडेम किया गया कि उसे नहीं इन्वेड करना चाहिए, जबकि 18 कंट्रीज़ ने इसे फेवर किया था, जिसमें इंडिया भी था। इसके अलावा मुजाहिदीन जो थे, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल रिएक्शन है। इसके बाद जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया अफ़गानिस्तान में, ठीक है, तो मुजाहिदीन पूरी दुनिया से आए, जो वॉलंटियर्स थे, जो अपनी मर्ज़ी से आए थे, ठीक है। तो इनकी तादाद बनती है तकरीबन 2000, ठीक है। तो ये तकरीबन 2000 थे, पूरी दुनिया से थे, जिनमें फ़ेमस उसामा बिन लादेन भी था, जो सऊदी अरेबिया में मिलियनेयर था, जो अफ़गानिस्तान में जंग लड़ने के लिए वॉलंटियर मुजाहिदीन के तौर पर, मुजाहिद के तौर पर अफ़गानिस्तान में आया। तो ये मुजाहिदीन का रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अफ़गान वार में, ठीक है। इसको भी हम आगे जाके देखेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनली CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो अमेरिका की थी, उसने एंटी सोवियत जो फोर्सेस थी, ज़ाहिर बात है जो मुजाहिदीन थे या जो रिबेल्स थे, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा बैक किया, पैसा दिया, वेपन्स दिए, ट्रेनिंग दी पाकिस्तान के थ्रू, ठीक है, ऑपरेशन साइक्लोन के थ्रू। तो ये चीज़ इसमें आती है। इसके अलावा बलूचिस्तान का इसमें आता है कि जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में इन्वेड किया तो ये परसीव किया गया कि ये बाद में बलूचिस्तान पर भी अटैक कर सकता है, ठीक है, कि जिसमें जो वार्म वाटर्स हैं, जो पोर्ट कासिम है, जो बंदरगाहें हैं पाकिस्तान की, कि जिसमें पर्शियन गल्फ़ में ऑयल की तजारत होती है, ऑयल की ट्रेड होती है, तो वो कल को वहाँ भी आ सकता है। तो ज़िया-उल हक़ ने इसको बहुत ज़्यादा महसूस किया, बहुत ज़्यादा इसको फ़ील किया। तो उन्होंने फिर बाकायदा तौर पर अफ़गानिस्तान में जो वार थी, जो रिबेल्स थे, उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा कोवर्ट ऑपरेशन किया पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में। इसके अलावा इंटरनेशनली यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया, पाबंदी लगा दी USSR पर, ठीक है, तजारती। इसके अलावा USSR अमेरिका से बहुत ज़्यादा ग्रेन परचेज़ करता था, वो उन्होंने रोक दी। इसके अलावा ये एंड ऑफ डिटांट था। डिटांट आप जानते हैं कि कोल्ड वार की एक टर्म है, कि जिसमें अमेरिका और USSR के दरमियान जो रिलेशनशिप थे वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए थे। लेकिन जब बाकायदा तौर पर सोवियत यूनियन ने इंटरवेन किया अफ़गानिस्तान में, तो डिटांट भी ख़त्म हुआ। इसके बाद बाइकॉट्स ऑफ समर ओलंपिक्स के 1980 में सोवियत यूनियन में जो ओलंपिक्स हुए थे, ठीक है, उसमें अमेरिका ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। तो उसके जवाब में 1984 में जब अमेरिका में ओलंपिक्स हुए तो उसमें रशिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो दोबारा से कोल्ड वार की जो डिटांट में कुछ कमी आई थी, वो सोवियत यूनियन की अफ़गानिस्तान में इंटरवेंशन से दोबारा कोल्ड वार बाकायदा तौर पर शुरू हुई, ठीक है, आर्म्स रेस शुरू हो गई और ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये था ओवरऑल इंटरनेशनल रिएक्शन कि जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में इन्वेड किया तो इंटरनेशनली क्या सोचा जा रहा था। इसके बाद आता है A2 मुजाहिदीन ऑपरेशन साइक्लोन, के बेसिकली CIA ने ISI के ज़रिए मुजाहिदीन को जो एड दी उसे बोला जाता है ऑपरेशन साइक्लोन, ठीक है। इसमें क्या था कि सबसे पहले तो मुजाहिदीन कौन थे? मुजाहिदीन वो थे जो पूरी दुनिया में जो इस्लामिक स्टेट्स थे वहाँ से अपनी मर्ज़ी से ख़ुद वो अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए इकट्ठे हुए थे, जिनमें सबसे मशहूर उसामा बिन लादेन भी है। उसामा बिन लादेन किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। इसके अलावा कोड नेम मैं आपको बता चुका हूँ कि ये CIA का कोड नेम था, जिसे ऑपरेशन साइक्लोन बोला जाता है, टू फाइनेंस मुजाहिदीन। अब इन मुजाहिदीन को बेसिकली पाकिस्तान में ट्रेन किया जाता, पाकिस्तान में ही इन्हें असला दिया जाता, पाकिस्तान में सब कुछ इनकी ट्रेनिंग वगैरह होती थी, और पाकिस्तान में ट्रेन होने के बाद इनको अफ़गानिस्तान में भेजा जाता, जहाँ पर ये सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ते थे। इसके अलावा ऑपरेशन साइक्लोन को मोस्ट लॉन्गेस्ट, ये सबसे लंबा और मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ऑपरेशन साइक्लोन CIA ने जितने भी ऑपरेशन किए उनमें सबसे लंबा और सबसे एक्सपेंसिव था। इसके बाद इसमें एड आता है कि जो CIA ने पाकिस्तान की ISI के ज़रिए मुजाहिदीन पर ख़र्च करने के लिए दी, ठीक है। तो इसमें 1979 में तकरीबन 500 मिलियन दिए गए, ठीक है। इसके बाद 1980 में 20 to 30 मिलियन दिए गए। इसके बाद 1987 में 630 मिलियन पर ईयर के हिसाब से दिए गए, ठीक है। तो ये सारी इसमें इकोनॉमिक एड आती है। इसके अलावा 30 बिलियन सिर्फ ट्रेनिंग के लिए और वेपन्स के ज़रिए के लिए पाकिस्तान को दिए गए, ठीक है। तो ओवरऑल ये काफ़ी बड़ी कॉस्ट थी, ठीक है। बेसिकली अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता था ना मुजाहिदीन के साथ ना पाकिस्तान के साथ। तो CIA के ज़रिए ऑपरेशन होते, CIA के ज़रिए इमदाद दी जाती, इकोनॉमिक एड दी जाती पाकिस्तान को, जो बाद में मुजाहिदीन पर खर्च होती, ठीक है, उनको ट्रेनिंग के लिए, और वो ट्रेन होने के बाद अफ़गानिस्तान में जाते और फिर सोवियत यूनियन के साथ वो फाइट करते थे, ठीक है। तो ये सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द मुजाहिदीन व ट्रेंड एंड आर्म्ड इन पाकिस्तान, ज़्यादा जो अक्सरियत थी वो पाकिस्तान में हुई थी। इसके अलावा कुछ ईरान में हुए थे और कुछ चाइना में भी हुए थे। इसके अलावा अमेरिका ने जो एड दी थी उसमें सऊदी अरेबिया का बराबर का हिस्सा था, कि जितनी एड इकोनॉमिकली अमेरिका ने दी थी उतनी ही एड सऊदी अरेबिया ने भी दी थी, ठीक है।
तो ये सारी इसमें आती हैं कि जिसमें अमेरिका ने और सऊदी अरेबिया ने सबसे ज़्यादा मुजाहिदीन को एड दी, ठीक है। इसके अलावा मुजाहिदीन पूरी दुनिया से आए और CIA के ज़रिए जो ऑपरेशन किया गया ISI के थ्रू, उसे ऑपरेशन साइक्लोन बोला जाता है, कि जिसमें जो मुजाहिदीन थे उन्हें पाकिस्तान में ट्रेन किया जाता था। इसके बाद आता है एग्ज़िट या विथड्रॉल, के वार जब हुई, सोवियत यूनियन ने इन्वेड कर दिया अफ़गानिस्तान में, तो वो मुजाहिदीन के साथ लड़ता रहा। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये कोई डायरेक्ट वार नहीं थी कि जिसमें मुजाहिदीन या रिबेल्स डायरेक्ट सोवियत यूनियन के साथ लड़ते थे। तो ये गुरेला एक वारफेयर थी कि जिसमें मुजाहिदीन का एक ग्रुप आता, सोवियत यूनियन पर अटैक करता, फिर चला जाता, ठीक है। सोवियत यूनियन ज़्यादातर रिलाई करता था एयरफोर्स पर, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट वो वार नहीं जीत सकता था, इसलिए तो उसे सोवियत यूनियन की वियतनाम वार भी बोलते हैं। कि अगर डायरेक्ट वार होती तो सोवियत यूनियन कब का जीत जाता, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं थी, ये गुरिल्ला टैक्टिक्स थी जो इरिटेट करती थी सोवियत आर्मी को, ठीक है। तो इसको मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, मेजर रीजंस फॉर विथड्रॉल में। तो सबसे पहले तो एक्चुअली विथड्रॉल में आता है कि तकरीबन 1983 से पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस बात की कोशिश की कि सोवियत यूनियन किसी तरह अफ़गानिस्तान से निकल जाए, ठीक है। इसके अलावा जब गोरबेकोव पावर में आए तो वो एक रिफॉर्म्स लेके आए थे, ठीक है, और वो सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान से निकालना चाहते थे। इसके अलावा सोवियत यूनियन की जितनी भी मिलिट्री इंटरफेरेंस थी सोवियत यूनियन की सैटेलाइट स्टेट्स में या दूसरी सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट स्टेट्स में, वहाँ से भी गोरबेकोव ने जो सोवियत यूनियन की आर्मी थी उनको निकालना शुरू कर दिया। मतलब ये पूरा एक रिफॉर्म्स लेके आए थे जिसमें खुद रशिया का पॉलिटिकल सिस्टम भी था। इसके अलावा इस वार को खुद रशिया में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था, बहुत ज़्यादा उसे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। इसके अलावा फिर क्या हुआ कि 1987 में सोवियत यूनियन ने गोरबेकोव के अंडर इस बात को अनाउंस किया कि वो विथड्रॉ शुरू कर देगा, ठीक है। और जब 1987 में इस बात को अनाउंस किया गया तो सब्तगुल्ला मुजद्दिदी इसका प्रेसिडेंट बनाया गया इंटरिम गवर्नमेंट का अफ़गानिस्तान में। ये बेसिकली अफ़गानिस्तान लिबरेशन फ्रंट के एक रहनुमा थे। ये बेसिकली अफ़गानिस्तान लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा थे और इन्होंने रिबेल्स के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की थी, ठीक है। तो इनको हेड बनाया गया इंटरिम गवर्नमेंट का जब 1987 में सोवियत यूनियन ने अनाउंस किया कि वो विथड्रॉ करेगा। इसके बाद फार्मली एंड पे जेनेवा अकॉर्ड हुए थे, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, अफ़गानिस्तान और USSR ने मिलकर दस्तखत किए थे, ठीक है। बेसिकली जेनेवा अकॉर्ड पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान था, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और USSR एज आ विटनेस के तौर पर ये इसमें शामिल थे। इसके बाद हम इसमें कैजुअलिटीज़ देखते हैं कि कितनी ज़्यादा मौत हुई, कितने ज़्यादा लोग मारे गए इस जंग में। तो 1979 से लेकर 1989 तक, ठीक है, 10 साल के दौरानिया में तकरीबन 6,20,000 जो सोवियत आर्मी थी उसने शिरकत की थी, ठीक है, ओवरऑल टोटल जो थे। और एक टाइम में तकरीबन 80,000 से 1,04,000 अफ़गानिस्तान के जो रिबेल थे, मुजाहिदीन थे, उनके ख़िलाफ़ लड़ते थे। तो जब जंग ख़त्म हुई, टोटल विथड्रॉल हो गया सोवियत आर्मी का, तो बाद में सिर्फ 14,453 ये सोवियत आर्मी के मारे गए। इसके अलावा 53,753 ये ज़ख्मी थे और 4,15,000, ठीक है, तकरीबन ये सिख थे, मतलब ये बीमार हो गए थे क्योंकि जो इन्वायरमेंट था, जो कंडीशन थी, ये उनके फेवर में नहीं थी। तो अब इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि सिर्फ 14,453 ये लोग मारे गए थे सोवियत आर्मी के। अब इसका कंपैरिजन आप करें अफ़गानिस्तान के साथ, तो अफ़गानिस्तान में तकरीबन आप ये ख़ुद ही देख लें कि कितने ज़्यादा लोग मारे गए थे, ठीक है, तकरीबन 0.5 मिलियन टू 2 मिलियन, ठीक है, इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी। कहाँ 14,000 और कहाँ 0.5 टू 2 मिलियन, ठीक है, मतलब 20 लाख तक, ठीक है, इसके अंदर लोग मारे गए थे। और इसके अलावा 5 से 10 मिलियन जो लोग थे ये पाकिस्तान और ईरान में रेफ्यूजी के तौर पर चले गए, ठीक है। तो इस बात का आप अंदाज़ा देखिए। इसके अलावा सोवियत यूनियन ने जो पैसा खर्च किया था अफ़गान वार पर, वो 2019 के मुताबिक तकरीबन 115 बिलियन डॉलर्स बनते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सोवियत यूनियन के सिर्फ 14,000 मरे और अफ़गानिस्तान में तकरीबन 2 मिलियन तक कैजुअलिटीज़ हुई, इतने लोग मारे गए। बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशंस हुई थी, इसमें सिविलियंस भी हैं, इसमें मिलिट्री ऑफिशियल्स भी हैं और 5 से 10 मिलियन लोग रेफ्यूजी बन गए, ठीक है। तो 90 तक तकरीबन पूरी दुनिया में जितने भी रेफ्यूजी थे उनमें हाफ सिर्फ और सिर्फ अफ़गान थे। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि कितनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी अफ़गानिस्तानी साइड पर, ठीक है, और कितने ज़्यादा लोग महाजिर बने, रेफ्यूजी बने, जो पाकिस्तान में भी आए और ईरान में भी आए, ठीक है। तो ये इसमें थी कैजुअलिटीज़। इसके बाद आता है मेजर रीजंस फॉर विथड्रॉल, कि क्यों सोवियत आर्मी ने अफ़गानिस्तान से विथड्रॉ किया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले तो आता है अनएबल टू एस्टेब्लिश अथॉरिटी आउटसाइड काबुल, के काबुल के अंदर तो सोवियत आर्मी ने अपनी अथॉरिटी कायम कर ली क्योंकि वो एक टाउन था, ठीक है, सारी कम्युनिकेशन सारी चीज़ें उसी में थी। लेकिन टाउन के बगैर जो 80% इलाका था अफ़गानिस्तान का, जो कंट्री साइड था, वहाँ पर वो कभी भी अपनी अथॉरिटी कायम नहीं कर सका, ठीक है। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि आर्मी वॉज नॉट फेमिलर विद द माउंटेनियस कंडीशंस, के सोवियत आर्मी जो थी वो माउंटेनियस कंडीशन के साथ फेमिलर नहीं
नहीं थी, ठीक है। वो जो कंडीशन था, वो जो इन्वायरमेंट था अफ़गानिस्तान का, उसके साथ वो पुराना उतर सकी। इसके अलावा सोवियत जो कार्स थी, जो आर्म्ड कार्स थी, जो आर्मी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती थी, उसके अलावा जो टैंक्स थे वो इनफेक्टिव थे माउंटेनियस एरिया, ठीक है। ये प्लेन जो मैदान होता था, मैदानी इलाका, वहाँ पर तो ये इफेक्टिव थे, लेकिन माउंटेनियस एरिया में ये मुकम्मल इनफेक्टिव थे, जिसकी वजह से इन्हें मुकम्मल स्ट्रॉन्ग कामयाबी नहीं मिलती थी। इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा एयरफोर्स पर इनका निसार होता था कि ये ऊपर हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए, जिनमें MI-50 आता है, उसके ज़रिए से ये हैवी बम्बार्डमेंट करते थे मुजाहिदीन पर। इसके अलावा सिविलियंस पर बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट करते और इसके ज़रिए ये अपना प्रोसेस आगे लेके चलते। इसके अलावा विद द पैसेज ऑफ टाइम रिबल्स इंक्रीज्ड, कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब सोवियत यूनियन आया था तो ये 1 साल या 6 महीने के लिए आया था कि इसके बाद गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करके ये निकल जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती गई और वक्त गुजरने के साथ साथ रिबल्स बढ़ते गए, ठीक है। और रिबल्स के बढ़ने की वजह से जंग बढ़ती गई और ये तकरीबन 10 साल तक चलती रही। इसके अलावा सोवियत यूनियन ने रिबल्स के साथ जितनी भी वार्स की वो सारी की सारी तकरीबन उसने विन की, लेकिन अपना कंट्रोल कायम करने में ये फेल हुआ, कभी भी अपना ये कंट्रोल कायम नहीं कर सका। इसके अलावा सोवियत आर्मी जो थी वो बड़ी जंगें लड़ने के लिए तैयार थी, बड़ी जंगें लड़ने के लिए ट्रेन की गई थी। पहले माजी में भी उन्होंने यूरोप में पूरी वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, इसके अलावा बाकी बहुत सारी जंगें लड़ी थी, तो छोटी जंगें लड़ने का उनको कभी भी एक्सपीरियंस नहीं था। इसके अलावा सबसे बड़ी बात गुरिल्ला टैक्टिक्स, जैसे मैंने पहले भी बात की कि गुरिल्ला टैक्टिक्स में उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी, बहुत ज़्यादा वो इरिटेट हुए, इनका जो ऑपरेशन होता था उनकी टाइमिंग में फ़र्क आ जाता, ठीक है। इसके अलावा वो मुजाहिदीन का एक ग्रुप आता, अटैक करके चला जाता, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा ये इरिटेट होते थे, ठीक है। तो इसी वजह से अमेरिका इसे सोवियत यूनियन की वियतनाम वार बोलता था, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ वियतनाम वार में हुई थी कि अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा हैवी असला था वियतनाम में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनके पास हैवी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन गुरिल्ला टैक्टिक्स की वजह से, क्योंकि जो ओपोनेंट थे वो डायरेक्ट सामने नहीं आते थे, क्योंकि सामने आते तो वो टेक्नोलॉजी हैवी है, ठीक है, हर चीज़ में अमेरिका आगे था, तो वो वियतनाम वार में आसानी से फतह हासिल कर लेते, लेकिन ना कर सके। इसी तरह सोवियत यूनियन के पास फ़ौज थी, आर्मी थी, असला था, ठीक है, हेलीकॉप्टर, टैंक, सब कुछ था, लेकिन डायरेक्ट वार ना होने की वजह से ये इरिटेट हुए, जिसकी वजह से मतलब ये वाज़ह कामयाबी हासिल ना कर सके और आखिर में इन्हें निकलना पड़ा। तो ये मेजर काजेज़ थी फॉर विथड्रॉल, ठीक है। इसके बाद हम इसके कंसिक्वेंसेस देखते हैं कि इस वार के नताइज क्या निकले, कि इसमें सबसे पहले तो खुद जो सोवियत यूनियन था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, और इसमें जो मिडिल ईस्ट की मशहूर रियासतें हैं जिसमें ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमानिस्तान, ये सारी वजूद में आई, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो उसमें सिविल वार कंटिन्यू रही, ठीक है। जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में इन्वेड किया था तो उससे पहले भी जो रिबेल थे, मुजाहिदीन थे, वो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे। जब सोवियत यूनियन आई तो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, और जब सोवियत यूनियन निकली तो उसके बाद दोबारा फिर से रिबेल्स ने गवर्नमेंट के खिलाफ फिर से लड़ना शुरू कर दिया, सिविल वार फिर शुरू कर दी। और आज 2019 में जो तालिबान है, 2019 तक जो तालिबान है वो अभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यू है, ये अभी तक ना रुकने वाला सिलसिला है, ठीक है, ये अभी चल रहा है। अफ़गानिस्तान की अगर बात करें, अगर सोवियत यूनियन की बात करें तो ये सिर्फ डिसइंटीग्रेट हुआ और उसके बाद से उसने अपना प्रोसेस नया शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये इसके कंसिक्वेंसेस थे, ठीक है, इसके आफ्टर मैथ से। तो ये थी एक ओवरऑल अफ़गान वार, सोवियत अफ़गान वार, ठीक है। इसकी अगर मैं आपको समरी बताऊं तो सबसे पहले जाहिद शाह जो मुनार्क थे उसको उसके कज़न दाऊद ने उतारा, ठीक है, उसकी मुनारकी ख़त्म की और पहला प्रेसिडेंट बना। दाऊद खान को जो तारकी था उसने कत्ल करवाया, ठीक है, और ख़ुद वो प्रेसिडेंट बना। तारकी को हफीज़ुल्लाह अमीन ने कत्ल करवाया और वो प्रेसिडेंट बना। तारिकुल्लाह अमीन को जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में आए तो उन्होंने तारिकुल्लाह अमीन को कत्ल किया और मुबारक को प्रेसिडेंट बनाया। इससे पहले सोवियत यूनियन से पहले मुजाहिदीन अफ़गान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, ठीक है। सोवियत यूनियन की इन्वेजन के बाद उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ लड़ना शुरू कर दिया। मुजाहिदीन को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने बहुत ज़्यादा एड दी CIA के थ्रू, ठीक है, जो पाकिस्तानी IS के थ्रू दी गई। इस सारे प्रोसेस को बोला जाता है ऑपरेशन साइक्लोन, ठीक है। ये सारा कोल्ड वार के अंडर आता है। इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर डाला गया, डिटेंट का सिलसिला ख़त्म हो गया, ओलंपिक्स नहीं करवाई गई, ट्रेड एम्बार्गो लगाया गया। इसके बाद सोवियत आर्मी को बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई अफ़गानिस्तान में, क्योंकि गुरिल्ला टैक्टिक्स थी मुजाहिदीन की, किसी भी जगह वो वाज़ह कामयाबी हासिल ना कर सके, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तानी कोशिशों से सोवियत यूनियन ने निकलने का शुरू कर दिया, विड्रॉल करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे आखिर में जिनेवा कोड साइन हुए, ठीक है, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान साइन हुआ, ठीक है। इसमें कैजुअलिटीज़ देखें, मवाद देखें तो रशिया की बहुत ज़्यादा कम थी, सिर्फ 14,000, और अगर अफ़गानिस्तान की देखें तो ये तकरीबन 2 मिलियन तक जाती हैं। इसके अलावा 5 से 10 मिलियन तकरीबन रेफ्यूजी बने जो पाकिस्तान में, ईरान में गए, ठीक है। मेजर रीज़न फॉर विड्रॉल मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, और कंसिक्वेंसेस खुद रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ और अफ़गानिस्तान में सिविल वार अभी भी जारी है। तो ये थी एक ओवरऑल सोवियत अफ़गान वार 1979 टू 1989। उम्मीद करता हूँ आपको किसी हद तक इसके बारे में पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।